वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आप लोग होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे ये बाकी के अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे, है कि नहीं? है ना? अक्षिता कह रही चाह रही है कि हाँ हो गए, तो नहीं हो गए। किसी ने किए हैं? पहली बार भूली हो तो वैसे भी नहीं करके आती बेटा। हैं? हाँ। तो ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.7 ऐसा कह रहा है, लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन अ शाफ्ट of the same material at 27 degrees Celsius. The outer diameter of the shaft is this. Central hole in the wheel is, and the diameter of central hole is this. The shaft is cooled. Obviously shaft का जो outer diameter है वो बड़ा है और central hole का जो diameter है वो छोटा है. The shaft is cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel slip on the shaft? Assume coefficient of linear expansion of the steel to be constant over the required temperature. क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक शाफ्ट मतलब एक व्हील के ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ाना है, ऐसा समझ लो। एक रिंग है, रिंग का डायमीटर 8.7 है और मेरे पास जो जिसके ऊपर चढ़ाना है उसका डायमीटर शाफ्ट का, एक्चुअली तुम शाफ्ट जानते हो क्या है? गेम नहीं कह रहा हूँ। तुमने व्हील देखा है? व्हील के दोनों एक्सेल होते हैं, मतलब बीच में जो रॉड होती है उसको शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि घूम ले पहले तू, 4 दिन तक घूमेगा। आखिर अलग लेवल के हैं भाई। तो हम्म, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि जैसे इस तरीके से इसके अंदर का जो डायमीटर है इसमें पूरा एक शाफ्ट को, एक रॉड को अंदर रखना है। तो रॉड को इसके अंदर रखना है तो इसका डायमीटर दे रखा है होल का, ये डायमीटर डी दे रखा है कितना, 8.69। ये है 8.69 सेंटीमीटर। और इसमें जो तुम्हें जो शाफ्ट इसके अंदर रखना है उसका डायमीटर जो डी डैश है वो डी डैश तुम्हारे पास है 8.70 सेंटीमीटर। अल्फा स्टील का जिससे वो शाफ्ट बना हुआ है वो आपको पता है, शाफ्ट मतलब एक रॉड समझ लो। वो आपको अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो हमसे ये जानने की इच्छा रख रहा है कि आखिर इसका अभी जो डायमीटर है ये डायमीटर किस टेम्परेचर पर है। तो हमें पता है ये डायमीटर है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये शाफ्ट की बात हो रही है और ये उस होल की बात हो रही है। तो वो जानना चाह रहा है कि आखिर इसको कितना कूल करूं, क्योंकि अपना जो जिसको अपन को अंदर रखना है वो तो बड़ा है ना यार। तो उसको अपने को श्रिंक करना है, तो श्रिंक करने के लिए उसको कूल करना पड़ेगा, एक्सपांड करने के लिए उसे अपन को हीट करना पड़ेगा। तो कितना कूल किया जाए? तो तरीका तो सिंपल है, अल्टीमेटली दोनों के एरिया बराबर कर देने हैं। यही तो कहना चाह रहा है। या ऐसा समझ लो दूसरे तरीके से कि मेरे पास जो ए डैश है वो A0 1 + β∆θ, ये तो फॉर्मूला पड़ा था। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि इसको टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन किया है अपन ने, किया है कि नहीं किया? ऐसा मैंने बताया था, एक व्हील वाला क्वेश्चन भी बताया था। तो तुम्हें याद नहीं रहता ना, मैं तो भूल गया। याद भी तो रहना चाहिए। इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, जो ए डैश मतलब मुझे फाइनली
इस शाफ्ट के टेम्परेचर, इसको इसी को तो कूल करना है, और अल्टीमेटली कितना करना है 8.69। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टा थीटा। आया ना, ये हो जाएगा। ये कैसे लिखा, समझ में आया? नहीं आया होगा ना। ये ऐसे लिखा है, ए डैश इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा, और ये हो गया होगा ए डैश माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। इसी को मैंने डेल्टा ए लिख दिया। अब तो समझ में आ गया होगा यार, और यहाँ से ये बन गया। ठीक है, तो मुझे चाहिए ये कि पाई डी स्क्वायर, मतलब रेडियस है तो इसको, रेडियस से तो मैं निकाल ही लूँगा, अगर डायमीटर पता है तो रेडियस तो मुझे इन दोनों की पता चली गई। तो मैं बोलूँगा कि पाई आर डैश का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियल कितना है, इनिशियल आपके पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आप स्टील के लिए बात कर रहे हो, तो स्टील का जो इनिशियल है वो कितना है, तो ये आपको पाई आर डैश का स्क्वायर, ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो इसको ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि आपका ये इनिशियल है और फाइनल ये करना है। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो आपने फाइनल ये लिखा हुआ है, इनिशियल ये लिखा हुआ है। चाहें तो आप इसको थोड़ा अच्छे से भी लिख ऐसा लिख सकते, पीछे लिखने की बजाय पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया आपका फाइनल, माइनस इनिशियल हो जाएगा पाई आर डैश का, इक्वल टू बीटा की जगह 2 अल्फा रख सकते हैं। डेल्टा थीटा आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए। डेल्टा थीटा कितना है, फाइनल टेम्परेचर अपने को पता नहीं कितना है, बट इनिशियल तो पता है ना 27। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आप लोग, कीजिए, पाई पाई घट जाएगा तो पूरी गणित बची है। बस इसकी कैलकुलेशन में एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि ये जो इसकी यूनिट दी है ना अल्फा की, ये देखो पर डिग्री सेल्सियस दी है, पर केल्विन दी है। हाँ, तो अगर पर केल्विन दी है तो फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर है फिर आपको किस में रखना पड़ेगा, केल्विन में। ये आपका कितना हो जाएगा 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। मेरे हिसाब तो सॉल्व हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ के आगे चलूँ, कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ सकता हूँ, है ना। कैलकुलेटर का यूज़ करके वैसे भी करनी है। अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, a hole is drilled in a copper sheet, the diameter of the hole is 4.28 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees Celsius? अल्फा आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आप लोग करेंगे, करो, तो आसान है। सेम ऊपर वाली क्वेश्चन है, जो भी किया वही क्वेश्चन तो है, कोई अंतर थोड़ी है इसमें और उसमें। कब बोला है 227 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन डायमीटर पूछा है, मतलब इसने तो सिर्फ आपका सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे कर लो, अगर कैलकुलेशन को और इजी करना है तो यहाँ तक तो ये हो ही गया, या फिर मैं दूसरे पेज पे करके दिखा देता हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूला अभी ड्राइव कर लिया, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा, यही तो था फॉर्मूला। तो डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, डेल्टा ए आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या, चेंज इन, क्या पूछा है, व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर, मतलब डेल्टा डी पूछा है उसने, डेल्टा डी पूछा गया है आपके आपसे। तो आपको पता है कि रेडियस होती है वो डायमीटर का आधा हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर बीटा डेल्टा थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
तो पाई तो कॉमन लेके कट गया, R1 स्क्वायर से इधर डिवाइड कर लेंगे, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा डेल्टा थीटा। तो हो जाएगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा डेल्टा थीटा। तो बचेगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा। तो ये एक तरीका है, ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको R2 और R1 में एक रिलेशन, R1 तो पता ही है ना आपको, R2 आ गया, R2 आ गया तो R2 माइनस R1 कर लेंगे, तो चेंज इन रेडियस आ गई, चेंज इन रेडियस आ गई तो चेंज इन डायमीटर आ गया। तो समझ में आया। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको सॉल्व करने का कि आप इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको ऐसे लिख लो, R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू बीटा डेल्टा थीटा। आपको यही तो चाहिए ना डायरेक्टली अब, क्योंकि अगर डेल्टा आर पता है तो डेल्टा डी पता है, डेल्टा आर पता है तो डी निकालने के लिए क्या करनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा आर इंटू, अब ये देखो तो बन जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से डेल्टा आर की कैलकुलेशन अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम आएगी कि अपने को R2 नहीं पता होगा, है ना, R2 नहीं पता होगा। इसका अपन एक अल्टरनेट भी सोच सकते हैं, कितना चेंज आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो अपन इसको ट्वाइस करके लिख दें क्या, अगर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होगा तो। नहीं समझे, देखो ये मटेरियल क्या है, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव में अगर टिक करना होता तो मैं इसको कैसे कर देता। ये मटेरियल कितना है, कॉपर है, इसका अल्फ़ा कितना है, 10⁻⁻5 की रेंज में है, इसमें ये यार 200 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 10⁻³ की रेंज में रहेगा। इतना समझ में आ गया। तो इसकी जो डायमीटर है, इस डायमीटर में कितना चेंज आएगा, थोड़ा बहुत ही तो चेंज आएगा। अगर मैं बोलूँ कि R1 प्लस R2 निकालो, तो R1 प्लस R2 को, R1 R2 ऑलमोस्ट बराबर ही तो होंगे। अगर तुम इसको एकदम इफेक्टिव मेथड से देखो तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल ही आएगी, जो भी निकल के आएगी। अगर R2 की वैल्यू यहाँ से एग्जैक्टली पता चल रही है तो तुम R1 R2 में डिफरेंस देख के ये भी समझ सकते हो कि डिफरेंस बहुत कम आएगा। तो मैं उसको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि अल्फ़ा बहुत कम होने की वजह से जो R1 R2 में डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। तो आप चाहें तो इसको ट्वाइस ऑफ R1 लिख सकते हैं। समझे ना बात को। तो ये अप्रोक्सीमेशन से अपन इसको लिख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ R1। तो डेल्टा R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, तो इससे मर गया, इक्वल टू बीटा प्लस बीटा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से जो डेल्टा R की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R1 बीटा डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर दिया, ये पेपर में नहीं लगा सकते बट ऑब्जेक्टिव में तो काम करते ही। ओके, पेपर में तो आपको वैसे करना है माइनस से, लिख लीजिए। इससे आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इससे जो आंसर आ रहा है मेरा, ये डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो आ जाएगा, ये आ रहा है 7.204208 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अगर तुम्हें डेल्टा डायमीटर निकालना है तो इसके लिए क्या करो, ट्वाइस ऑफ डेल्टा R कर दो, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 14.416 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना हो गया, 0.0144 सेंटीमीटर, यही हुआ ना। और इसका जो आंसर है वो है 0.0144 सेंटीमीटर, मतलब एग्जैक्टली सेम। समझ गई बात। तो अप्रोक्सीमेशन से काफ़ी चीज़ें सही हो सकती हैं, बस अपने को पता होना चाहिए कहाँ लगाना है। तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया खेल में, भालू बैठा।
था ना? भालू कहाँ बैठा? रेल में। तुम्हें कविताएं वगैरह याद नहीं होती है बचपन में? नाइन्थ में पढ़ी थी? राइम्स में पढ़ी थी? वाह! अच्छा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। मुझे लग रहा है कि मुझे ना कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन कराता रहूंगा तो मेरे हिसाब से अभी 3-4 लेक्चर और लग जाएंगे। A brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with little tension between two rigid supports. ठीक है, if the wire is cooled to a temperature minus 39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire? हाँ जी, टेंशन भी हम ही बताएं? Okay, if the diameter of the diameter is 2 mm, coefficient of linear expansion पता है और अपने को यंग्स मॉडुलस पता है। सुनो भाई क्वेश्चन देख के तो लग रहा होगा पता नहीं क्या पूछ लिया है। अभी देखोगे समझ में आएगा क्या घटिया चीज पूछ। एक तार को बांध दिया, ठीक है, तार की लेंथ है L0 मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर इनिशियल कुछ होगा T0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने क्या किया, इसको ठंडा किया तो इसका टेम्परेचर कम हुआ, हीट करूँगा तो लेंथ बढ़ेगी, दोनों में से कुछ एक ही चीज़ होगी। तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, इसकी वजह से इसमें टेंशन डेवलप हो रही है। पहले ढीला है, फिर कूल कर देंगे तो टाइट हो जाएगा तो टेंशन आ जाएगी। तो उसके लिए उसने यंग्स मॉडुलस की बात कर ली, ये होता है F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L। याद आया? इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप F/A ये हो जाएगा डेल्टा L/L इंटू वाई। ये डेल्टा L/L स्ट्रेन होता है, और ये आपने अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा पढ़ रखा है कि L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू डेल्टा L/L0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा डेल्टा थीटा। L0 इनिशियल लेंथ है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली L यहाँ पे नीचे जो होती थी वो इनिशियल लेंथ ही होती थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू या F/A इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा इंटू वाई। सही बात है? ये फोर्स इस वायर में डेवलप हो रहा है, वही फोर्स है। तो वायर में डेवलप होने वाला फोर्स कौन सा होता है, टेंशन। तो ये टेंशन हो गई, एरिया को इधर ले जाएंगे तो AY अल्फा डेल्टा थीटा, एरिया की वैल्यू डाल दो तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वाई अल्फा डेल्टा। बस इतना करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। आसान है, तो डालो घर के लिए। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ये जो 2 mm है इसको मीटर में रखना है, लेकिन ये डायमीटर है तो रेडियस की जगह 1 mm आ जाएगा। बाकी ये -39 है, ये 27 है, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एडिशन हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। बाकी ये तो पास्कल में दे ही रखा है, SI में तो कोई लोड लेने की बात नहीं है। सारी वैल्यू समझ में आ गई? L0 1.8 मीटर था। ये क्वेश्चन कर लेने हैं, है ना, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें बस वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। इतना कर लोगे? जिंदा हो? A brass rod of length 50 centimeter and diameter 3 mm is joined to a steel rod of the same length and diameter। मतलब लेंथ और डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है तो क्या सेम है, रेडियस मतलब एरिया। What is the change in length if the combined rod at 250 degrees Celsius, if the original length are at 40 degrees Celsius? Okay? Thermal stress develop in junction, वो तो होगी ही। The end of the rod अच्छा फ्री है, अगर फ्री एंड है तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। देखो एक बात समझो, कोई अगर पूछे कि ये एक रॉड पड़ी है, इसको हीट कर रहे हैं, फ्री सरफेस पे है, तो बताओ उसमें कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी? कुछ डेवलप नहीं होने वाला। स्ट्रेस डेवलप होने के लिए उस पर दोनों तरफ से कोई रोकने वाला चाहिए, अगर कोई रोकने वाला ही नहीं तो कोई स्ट्रेस डेवलप होगी नहीं। फ्री एक्सपेंशन टाइप की चीज़ होगी, अपने आप एक्सपेंड करती जाएगी।
अच्छा, अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा है कि हमने दो रॉड ली, इसका कंडक्टिविटी कोफिशिएंट अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है, एंड थर्मल कोफिशिएंट, और ऐसा नहीं, गंदी बात, इस पूरे रॉड का जो टेम्परेचर है वो मैंने T1 से चेंज करके कितना कर दिया, पूरी रॉड का, आधी अलग है आधी अलग है, लेंथ दोनों की सेम है इनिशियली, एरिया दोनों का सेम है इनिशियली, ए और ए, ये सब इनिशियल कहानी हो गई। इसको चाहो तो ए नॉट एल नॉट एल नॉट ऐसा लिख लो, सब कुछ सेम है। अब हीट कर दिया तो T1 की कहानी दे दी, T2 पे पूछी गई है। T2 पे अगर पूछी गई है तो ध्यान रखो कि आप लोगों ने डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये आपने अल्फा डेल्टा थीटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा एल निकालो तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला समझ में आया? अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं इसको T1 से T2 हीट करूंगा तो डेल्टा एल कितना होगा ऑफ बोथ रॉड, एक स्टील की और दूसरी किसकी है, ब्रास की। कौन सी ब्रास है, पहले क्या है, पहले ब्रास है और दूसरा स्टील है। तुम लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके क्यों नहीं आते हो? मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए, बाद में बहुत परेशानी होती है। अगर मैं पूछूं कि दोनों में कितना एलोंगेशन है तो इसका सिंपल सी बात है कि जो भी डेल्टा एल नेट होगा वो हम बोल देंगे डेल्टा एल ऑफ ब्रास प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील, यही तो है। तो ब्रास में डेल्टा एल कैसे निकालोगे, तो हमें पता है फॉर्मूला, हम बोलेंगे लेंथ एल नॉट ऑफ ब्रास इंटू अल्फा ऑफ ब्रास इंटू डेल्टा थीटा, और ये हो जाएगा एल नॉट ऑफ स्टील इंटू अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा थीटा। तो यहां से हमने ये एल नॉट हो गया, ये अल्फा 1 हो गया, डेल्टा थीटा ये भी एल नॉट हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, डेल्टा थीटा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एल नॉट डेल्टा थीटा को बाहर ले लो, अंदर हो गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यही आपका डेल्टा एल आ गया। ओके, कर लेंगे, छापिए। चलिए अगला क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन 49 इंटू 10⁻⁻5, मतलब अपने को गामा दे रखा है। What is the fractional change in density for a 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी उसने एक तो डायरेक्टली दे दिया, एक तो डेल्टा टी उसने डायरेक्टली, या डेल्टा थीटा बोल दो, डेल्टा थीटा उसने दे दिया डायरेक्टली कितना 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा उसने गामा दे दिया, गामा कितना है 49 इंटू, बोलो ना 49 इंटू 10⁻⁻5, ये इसने गामा दे दी, पर केल्विन डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। डेल्टा थीटा में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे केल्विन में रखो चाहे सेल्सियस में रखो। अब उसने ऐसा सब कुछ दे दिया तो, और हमसे पूछा है कि चेंज इन, क्या पूछा, क्या क्वेश्चन में तो दे ही रखा है, तो डेल्टा रो पूछ रखा है उसने कि डेल्टा रो कितना होगा। अब डेल्टा रो के लिए हमने कोई भी फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, इसका मतलब हमने जो भी पढ़ा है, तो नाखून क्यों खा रही है, मतलब आप नीचे रख ले, नीचे रख ले एकदम, मतलब अभी तक अपन ने जितने चीज़ें पढ़ी हैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने अभी तक एक ही चीज़ पढ़ी है वॉल्यूम से रिलेटेड, वो पढ़ी है V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यही पढ़ा है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि जो वॉल्यूम है फाइनल है दैट इज मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होगा, एकदम सही बात, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो डेंसिटी वॉल्यूम को अपन मास अपॉन डेंसिटी तो लिख ही सकते हैं, सेम मास की ही डेंसिटी चेंज हो रही है, जैसे तुमने 1 kg वाटर लिया तो उस 1 kg वाटर का ही वॉल्यूम में चेंज अपन देख रहे हैं,
या 1 kg वाटर के डेंसिटी में ही अपन चेंज देख रहे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम में मास तो सेम ही रहने वाला है। तो सेम मास रखते हुए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो डेंसिटी में एक रिलेशन आ गया, 1/ρ इज इक्वल टू 1/ρ0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्मूला बड़ा अजीब सा बन रहा है, ρ0 इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। हमको क्या चाहिए था, हमको फ्रैक्शनल चेंज चाहिए ना, तो फ्रैक्शनल चेंज चाहिए तो ये तो इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। जाएगा रो प्लस रो गामा डेल्टा थीटा, फ्रैक्शनल चेंज पूछा ना, फ्रैक्शनल तो अपॉन में रो नॉट भी आएगा अगर फ्रैक्शनल है, क्योंकि फ्रैक्शनल में तो जैसे आएगा ना, चेंज में सिर्फ चेंज आएगा, फ्रैक्शनल में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रो नॉट माइनस का, या इसको एक साइड लिखेंगे रो नॉट माइनस रो इज इक्वल टू रो गामा डेल्टा थीटा। ये चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये चाहिए। तो यहाँ से अपन कुछ वैल्यू इस तरीके से निकालें कि ये अपने पास सेट हो जाए। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को रो नोट से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस पूरे को रो नोट से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास बचेगा, इधर भी रो नोट से डिवाइड कर दो, इधर भी रो नोट से डिवाइड कर दो, है कि नहीं। तो ये बच जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो नॉट इक्वल टू रो गामा डेल्टा थीटा अपॉन रो नॉट। क्या हमको इनिशियल डेंसिटी दी है क्या कुछ, हाँ क्या कोई इनिशियल डेंसिटी दी है, नहीं दी ना। इसका फॉर्मूला तो बड़ा अजीब सा बन रहा है, इसका फॉर्मूला तो अजीब सा बन रहा है। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन क्या था। A coefficient of volume expansion of glycerine is this. What is the fractional change in density for a 30 डिग्री सेल्सियस rise in temperature? अगर 30 डिग्री सेल्सियस rise in temperature पूछ रहा है तो ठीक है ना, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी तो कम होगी। तो अगर वॉल्यूम में एक्सपांशन है तो डेंसिटी में तो डिक्रीमेंट आएगा, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रो नॉट इज इक्वल टू रो प्लस रो गामा डेल्टा थीटा, रो नॉट माइनस रो डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। और गामा की जगह कितना डाल दोगे, गामा की वैल्यू दे ही रखी है, जरा सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है इसका आंसर। आंसर चेक करते हैं फिर देखते हैं। आंसर बताओ, दोनों जगह रो नॉट क्यों लिख दी। 3 से तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब 147 हो गया ना, वैल्यू तो डालनी है 49 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 30, तो ये हो गया 157 इंटू 10⁻⁻⁵, क्या आ रहा है 2 2 4 0.0157, ये आ रहा है ना। हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, डेल्टा थीटा में थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। वन 157 थोड़ी होता है, 147 होगा। आंसर तो सही है भाई, मतलब मेथड भी सही है, ठीक है ना। ये डाउट हो रहा था कि वो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वाले से
क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सही है। चलो अगला क्वेश्चन। A 10 clover drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8 kg. How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes? Assuming 50% of the power is used up in heating of the machine, used up in heating the machine itself or lost to the surrounding. एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट दे ही रखी है। ये तो इजी क्वेश्चन है। जो भी हीट अपने को मिली तो अपन को ये पता है कि ऐसा समझो, इस ब्लॉक में तुम हीट कर रहे हो, इस ब्लॉक में ड्रिल कर रहे हो, तो ड्रिल करने से क्या हो रहा है कि तुमने मशीन से तो पावर इसको दी है, तो मशीन की पावर है P। अगर मशीन की पावर P है तो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कितनी होती है? पावर इनटू टाइम। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? पावर इनटू टाइम। इस पावर का कितना परसेंट हीट में कन्वर्ट हो रहा है? तो अपन इसको बोलेंगे इसका 50%, दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 100। इस पूरे का पूरा क्या यूज हो रहा है? टेम्परेचर रेज करने में। तो टेम्परेचर कितना रेज होगा? दैट इज MS डेल्टा थीटा। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? डेल्टा थीटा। हाँ है ना? तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? PT/2 MS। वैल्यू डाल दो, आंसर। ओके ये तो इजी था। आंसर बताना है इसका फटाफट वैल्यू डाल के। पावर कितना है? वैल्यू बोला 10 किलो, मतलब 10⁻³ टाइम कितना है? 2.5 मिनट 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। नीचे 2, मास कितना है? 8 kg। और स्पेसिफिक हीट, इसको सॉल्व करना है। सब ऐसा ही में ही है ना? वन 103.02। इंटू 10⁻³ भी आ रहा है क्या? है ना? कितना टेम्परेचर रेज कर गया क्या? 1,00,000 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है बस? एक बार वापस से देख। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 60 जो कि 150 होता है। 150 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500। 1500 को डिवाइड करूंगा 16 एंड डिवाइडेड बाई 0.91। नहीं 10⁻³ आ रहा है।
ये क्वेश्चन में ना गड़बड़ कर दिया इन्होंने, इनको ना मास देना था ग्राम में, या ऐसा कुछ होगा, या ज़्यादा मास देना था, वरना कटेगा ही नहीं, क्योंकि सारी यूनिट तो इन्होंने देखो CGS केजी में ही दिए। एक मिनट, स्पेसिफिक हीट 0.19 जूल पर ग्राम है, जूल पर ग्राम पर केल्विन दिख रहा है, तो इसका मतलब मास तुमको ग्राम में लिखना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ तो कट जाएगा। ये गेम है, यूनिट देख लेना, यूनिट इंपॉर्टेंट गेम है। पर ग्राम में दिया स्पेसिफिक हीट इन्होंने। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg, वाला है ना, a copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius, then it is placed on a larger ice block। तो मतलब एक 2.5 kg ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर अपने को दे रखी है, या अगेन देखो ये 0.39 जूल पर ग्राम दी है, SI में भी नहीं है ना CGS में, ये कॉम्बिनेशन है, जूल SI ग्राम CGS और केल्विन। हीट ऑफ द फर्नेस, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द वाटर इज 335 जूल पर ग्राम। जनरली अपन कितनी मानते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो इन्होंने क्या निकाली है उसको जूल में डाल दिया 4.2 से मल्टीप्लाई करके। तो आओ बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन तो इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है बस इतना सा कि जैसे मान लो ये एक आइस का टुकड़ा है, इसके अंदर ऊपर अपन ने मेटल का एक टुकड़ा रख दिया जो कि 500 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब 500 डिग्री सेल्सियस है, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस की, और ये 500 डिग्री सेल्सियस का मेटल कौन सा है, कॉपर, ठीक, बहुत अच्छे। इसकी स्पेसिफिक हीट मैंने मान ली S है, जो कि दे रखी है क्वेश्चन में। अब क्या होगा कि हीट जो देगा, दी गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, क्यों हीट गिवन है वो दे रहा है कॉपर, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा T ऑफ कॉपर। ये हीट कौन ले रहा है, जो आइस मेल्ट हो रही है, तो मेल्टेड आइस मतलब जो आइस मेल्ट हुई वो 0 से बस उसको क्या करना है, 0 की डिग्री की आइस से 0 डिग्री का वाटर ही तो बनना है, तो मतलब उसे मेल्ट होना है, तो हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ, दैट्स इट। इसमें क्या क्या निकालना है आपको, अरे इधर देख के बताओ ना क्या निकालना है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्या निकालना है, वो आइस जो मेल्ट हुई है, तो किसी ब्लॉक के ऊपर रखने से जो हीट दी वो पूरी पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, आइस को मेल्ट करने में, तो वो m/L के बराबर होनी चाहिए, तो m ऑफ आइस यहाँ से आ जाएगी, दैट इज ms डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई LF। मास बताओ कितना है, 2.5 kg, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। फिर स्पेसिफिक हीट कितनी दी है, 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और डेल्टा थीटा कितना है, देखो ये 500 है, ठीक है। अब अल्टीमेटली मेल्ट होगा तो इसका भी टेम्परेचर 500 से कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 500 माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, कितना 335। तो बस ठीक है, सारी वैल्यू आ गई हैं, कैलकुलेट करना है, छापिए। चलो अगला क्वेश्चन। In an experiment on the specific heat, a metal, a 0.2 kg block of metal at 150 degree Celsius is dropped in a calorimeter। इसका वाटर इक्विवेलेंट अपने को दे रखा है, containing 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पानी का वॉल्यूम दिया है, तो पानी के बारे में इसने सब कुछ दे दिया, वॉल्यूम पता है तो पानी का मास पता है ना, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर पानी 150 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब पानी 150 ग्राम दे रखा है, तो मास ऑफ वाटर इज 150 ग्राम, लिखते जाओ।
सराउंडिंग का फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो बोल रहा है क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इफ हीट लूजेस टू द सराउंडिंग आर नॉट नेग्लिजिबल इफ योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। तो ये भी हमें ही बताएं, इसे सबका मम्मी करें क्या भाई, पगलेट है ये। मतलब ये चाह रहा है कि भाई आप इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो निकाल के दे दो इसे, सिंपल सी बात इतनी। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपके पास कॉपी है। मैं क्वेश्चन को भी वापस से पढ़ के समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल 0.2 kg ब्लॉक ऑफ मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब अगर इस तरीके का कैलोरीमीटर ले लें तो इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ 0.2 kg। इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 150 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपर कैलोरीमीटर में रख दिया। इस कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो दे रखा है 0.025 kg। ठीक है जी। इसके अंदर जो पानी है, ये पानी का जो मास है वो दे रखा है 150 ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब है तो अपन को पता है कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो जाता है। डेंसिटी वन है इसकी। फिर कह रहा है कि ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है पानी का। तो फाइनल टेम्परेचर इज 40। अब इस पूरे सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो बोल रहा है कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। चलो भाई करते हैं। तो अगर मैं इसकी स्पेसिफिक हीट निकालना चाहूँ तो स्पेसिफिक हीट निकालना मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि मुझे इतना ही तो समझना है कि जो हीट देगा और कोई हीट लेगा, दी गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। हीट कौन देगा? ब्लॉक। Q गिवन बाई ब्लॉक। और लेगा कौन? एक तो पानी लेगा और दूसरा कौन लेगा? कैलोरीमीटर। ऐसा भी क्वेश्चन अपन ने कर रखा है क्लास में। तो अब यहाँ पर जो ब्लॉक है वो हीट कितनी दे रहा है? तो ब्लॉक हीट देगा अपने पास। देखो यार तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो ना, तुम्हारा जीवन ना बहुत नरक होने वाला है, अभी तुम इस चीज को समझ नहीं रहे। तुमको अपन ने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ठीक है, तुमने बहुत चांस मिस कर दिया। क्वेश्चन तुम्हें क्लास में वैसे कराए जा चुके थे, घर पे जाके तुम अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते, इसमें से तुमसे 50-60% क्वेश्चन हो जाते, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, तुम्हें ऐसा लगता कि तुम्हें चैप्टर आ गया है। अब तुमने वो पूरा चांस मिस कर दिया कंप्लीटली। अब ये चांस कभी आएगा नहीं लाइफ में, क्योंकि वो चैप्टर अब पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का जो तुम्हारे पास जो एक मौका था ना, वो खो चुके हो। तो अब साल जैसे ही खत्म होगी ना, तो तुम्हें हमेशा एक परसेप्शन रहेगा कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता, ये चैप्टर नहीं आता, चैप्टर नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हें भले ही आता हो लेकिन तुम्हें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाया। कॉन्फिडेंस आने का एक ही तरीका था कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करते और तुम्हारे खुद के आंसर आते। वो तो तुम्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तुमने अपने आप को दिया नहीं। क्योंकि अपन को तो सोने से पहले 1 घंटे वेब सीरीज देखनी है सबको। ये जो ब्लॉक है 0.2 kg, ये हीट देगा। तो इसको अपन स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, तो मैं इस सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पानी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्राम में पता है। तो मैं काम करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0.2 kg, मतलब कितना हो गया? 200 ग्राम हो गया, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक जो कि मुझे कैलकुलेट करनी है, इनटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा 150 से तुम कहाँ तक गए हो? 40 तक। क्या समझ में आ गया? पानी तुम्हारे पास कितना है? 150 ग्राम। स्पेसिफिक हीट पानी की 1 है। डेल्टा थीटा तुम कहाँ से कहाँ गए हो? तुम्हारा 27 से 40 गए हो, तो 40 माइनस 27 प्लस कैलोरीमीटर ने कितनी हीट लिया, तो इसका वाटर इक्विवेलेंट है ये, तो इसको कर लो ग्राम में कन्वर्ट। दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया? 25, है ना? तो ये हो जाएगा 25, और इनटू इसका जो वाटर इक्विवेलेंट डेल्टा थीटा,
तो देखो जो टेम्परेचर इनिशियली इस पानी का वही टेम्परेचर इनिशियली इसका होगा, तो ये भी इनिशियली कितने पे होगा 27 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 27 से 40 पे गया तो 40 माइनस 27, कितने वेरिएबल हैं, सॉल्व हो जाएगा, देख लो। इससे जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आएगा आपका। तो अपन को ना सिर्फ उसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो स्पेसिफिक हीट आपकी क्योंकि सॉल्व होके आएगी 4.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि वो कैलोरी में 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तब इसका आंसर आ जाएगा आपके पास जूल पर ग्राम पर केल्विन, मतलब ग्राम केल्विन, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वरना आपका आंसर कैलोरी में ही आएगा। ओके, गलत नहीं है, आंसर सही है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है गिवन बिलो आर द ऑब्जर्वेशंस ऑन मोलर स्पेसिफिक हीट एट रूम टेम्परेचर ऑफ सम कॉमन गैसेस। ठीक है, दे दो मोलर स्पेसिफिक हीट। बोल रहा है अच्छा तुम्हें इधर भी दिखाना पड़ेगा ना। The measured molar specific heat of these gases are marked different from those for monoatomic gases. Typically, molar specific heat of a monoatomic gas is 2.92 calorie per mole per Kelvin. Explain the difference. What can you infer from the somewhat larger than the rest value of क्लोरीन? पागल है क्या ये? आप लोगों ने तो खैर अभी ये पढ़ा ही नहीं है ना, ये तो अभी इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है आपने स्पेसिफिक हीट गैसेस की, तो आप लोग कैसे कर लोगे ये? देखो क्या होता है, लोड मत लो, मैं बता देता हूँ, ये पगला रहा है। अगर आप लोगों ने केटीजी पढ़ लिया होता तो फिर आपको ये क्वेश्चन हो जाता। केटीजी इसके बाद वाला चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखो तो H2 दो एटम है, N2 दो एटम है, ऑक्सीजन O2 दो एटम है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO दो एटम है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO दो एटम है, क्लोरीन Cl या Cl2, क्लोरीन गैस में क्या होता है Cl या Cl2? Cl2, ठीक है ना। तो ये होती है मोनोएटॉमिक होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस है मोनोएटॉमिक है, इसमें एक ही एटम है, ये बाकी सब डाईएटॉमिक है। तो डाईएटॉमिक गैस होने की वजह से इनका जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है F/2R। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, R इज गैस कांस्टेंट। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, तुम्हें फ्रीडम नहीं है क्या? हाँ, तो वैसे गैस को भी फ्रीडम होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो कितने एक्सिस पर वाइब्रेट कर सकती है, उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करते हैं। तो मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डाइटोमिक की होती है 5, हाई टेम्परेचर पर हो जाती हैं 7। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग अपन उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी लोड मतलब इसका। ओके, तो बोल रहा है कि अगर जैसे इसने मोनोटॉमिक की दे रखी है ये, तो मोनोटॉमिक की तो कितनी है 2.92 कैलोरी पर मोल केल्विन, दैट इज 3/2 F/2R। CV जो होता है मोलर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV होता है F/2R, दैट इज 3/2R। तो अब यहाँ पर ये तो मोनोटॉमिक की है, और डाइटोमिक की अगर देखोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो ये सब पूरा मोनोटॉमिक से ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है, क्योंकि देखो ये तो 2.92 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, और डाई में कितनी होगी 5, तो उससे तो ज़्यादा ही होगी ना, तो इसकी वजह से सब में ज़्यादा है। ओके, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जब आप लोगों को ना मैं आगे जब केटीजी में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, और क्योंकि सब डिग्री ऑफ फ्रीडम का खेल है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है कि आपके पास 5 ही हो, ठीक है, डाइएटॉमिक के पास 5 हो, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 2 एक्स्ट्रा और बढ़ जाती हैं। तो 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम होने की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती हैं। अब 7 हो गई
है भले ही डाइएटॉमिक, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ के 7 हो गई, तो उस केस में जो आपकी सी है उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, मोलर जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू तो बढ़ी जाएगी, कि जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले 5 थी, 5 से कितनी हो गई 7, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। क्लोरीन के केस में यही होता है, क्लोरीन के केस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर पर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा एग्जिबिट करती है, इसकी वजह से उसका सी इनमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, चलो खैर, अब अपन अगले चैप्टर में देखेंगे, अभी अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ चाइल्ड रनिंग, आ गया भाई मेरा क्वेश्चन, हाँ ये गया। द चाइल्ड रनिंग एट अ टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन एन एंटीपायरिन, जो डोलो मतलब, which causes an increase in the rate of evaporation of the sweat from the body. If the fever is brought down to 98 degree Fahrenheit in 20 minutes, what is the average rate of extra evaporation caused by the drug? Okay, मतलब dq by dt पूछ रहा है। Assume the evaporation mechanism to be only way by the heat loss. The mass of the child is 30 kg. The specific heat of the human body is, जो भी दे रखी है इसने, 580 कैलोरी पर ग्राम से, नहीं 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 नहीं, the specific heat of the human body is same as that of water and latent heat of evaporation of water is at that temperature is about 580 कैलोरी पर ग्राम। चलो भाई शुरू करें। तो क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है, एक बच्चा है, उस बच्चे का टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अपन ने कम लेके आए हैं, तो टेम्परेचर कम लेके आए हैं तो उसकी हीट लॉस हो रही होगी, रेट ऑफ हीट लॉस डी क्यू बाई डी टी पूछ, डी क्यू बाई डी टी में डी क्यू की वैल्यू कितनी है, एम एस डेल्टा टी या एम एस डेल्टा थीटा, तो एम एस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो अपने को मास पता है बच्चे का, बच्चे की स्पेसिफिक हीट पता है, उसका टेम्परेचर लॉस पता है ना, और डिवाइडेड बाई टाइम। अच्छा, हीट उसका सिर्फ टेम्परेचर लॉस ही नहीं हुआ, वो इवेपोरेट भी हुआ है पसीना, तो प्लस एम इंटू एल, कितना काम करना है करो, समझ गया ना, एम इंटू एल, वेपर हुआ ना, वेपराइज हुआ ना पसीना। ध्यान रखना फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना, ये तो तुम्हें पता है ना ये वाला फॉर्मूला। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करेंगी आपको। ये वाला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा, आप डेल्टा सी अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 180, तो ये आ गया था डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ इंटू 5/9। याद आ रहा है, इसकी वैल्यू डाल के डेल्टा सी निकालना पहले। 101 से 98 कितना होता है, 3 है ना, 101 से 98 यही तो हुआ है ना टेम्परेचर में लॉस, तो पहले डेल्टा सी निकाल लो, जाएगा ये 3 और 3, तो 5/3 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा सी आ गया, ये रखना है डेल्टा सी या डेल्टा थीटा। डिग्री सेल्सियस में, चलो शुरू करते हैं। तो ये गया बच्चा, अच्छा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा बना लेते, बीमार है मरा हुआ नहीं, बीमार है, तो आईब्रो, तो आंख बंद किए हुए, आंख बंद किए हुए, तो अभी इसका जो टेम्परेचर है, मतलब जो भी डेल्टा थीटा है वो मुझे पता है, इसका मास पता है, इसकी स्पेसिफिक हीट भी पता है, इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के ही बराबर है, तो मुझे चाहिए डी क्यू बाई डी टी, या फिर ऐसा बोल दूं मुझे चाहिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना,
तो डेल्टा क्यू कितना है, एम एस डेल्टा थीटा प्लस एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अरे दीदी रुक जाओ, डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम, रुक जा दीदी, रुक जा रुक जा, टाइम कितना है 20 मिनट्स, 1 मिनट में कितना होता है, तो सेकंड्स में कितना हो गया 1200 हो गया ना, तो 1200 सेकंड टाइम हो गया। बाकी सारी वैल्यू पता ही है, वैल्यू डालो आंसर निकालो। डेल्टा थीटा मैंने ऊपर निकाल के दे दिया तुम्हें। मास सारे ग्राम में रखने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर एक बार और देखा जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, पूरे आदमी को इवेपोरेट थोड़ी करना है, अपन ने तो अभी पूरे आदमी को इवेपोरेट कर दिया ना। अब नहीं समझे, मास का आदमी था, अपन ने उसका टेम्परेचर लॉस कराया और पूरे को इवेपोरेट कर दिया, ऐसा थोड़ी पूछा है वो कह रहा है कि अज्यूम द व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन, आदमी को नहीं भाई जलाना है, मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, आदमी को नहीं जलाना है। सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें निकालना तो यही है, निकालना तो यही है, लेकिन जो उसकी बॉडी से जो पसीना आया उसको इवेपोरेट कराना है। तो मास ऑफ स्वेट, इसको स्वेट को क्या लिख दें, पूरे लिख दें क्या, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टाइम, ये चाहिए उसको एग्जैक्टली है ना। तो भाई अपन तो कुछ ज्यादा ही निकाल दिए, ये तो हीट का है, और क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब मास पूछा है, डीएम ये भी नहीं पूछा, उसने डीएम बाई डी टी पूछा है। ये तो चीजें धीमे धीमे बदलती जा रही हैं, इसने बस यही पूछा है कि उसका कितना पसीना निकला अपॉन टाइम, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब आदमी तो इवेपोरेट होगा नहीं ना यार पहले अपन ने आदमी को इवेपोरेट कर दिया, अपन गलत समझ गए। तो जो उसे पसीना आया, टेम्परेचर उसका कम हुआ, तो वो टेम्परेचर का जो यूज किस में हुआ, पसीना निकलने में, वो पसीना एवेपोरेट हो गया, तो उसका रेट पूछ रहा है। तो फिर तो क्वेश्चन और इजी हो गया, उसकी बॉडी ने जो हीट दी वही तो पानी में कन्वर्ट हुई, तो अगेन दी गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, हीट देगा कौन, आदमी, तो दैट इज मास ऑफ आदमी, पूरा लिख दे रहा हूं वरना फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आदमी इंटू डेल्टा थीटा, इसको लेगा कौन, पसीना, एम ऑफ स्वेट, स्वीट नहीं है स्वेट है, इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां से एम ऑफ स्वेट अपने को पता चल गया, फिर हो जाएगा एम एस डेल्टा थीटा अपॉन एल वी। हाँ अब सही लग रहा है, वरना यार आदमी को इवेपोरेट करा देंगे तो समस्या हो जाएगी मास कितना था बच्चे का, केजी, अरे बड़ा छोटा बच्चा है यार बीमार है बेचारा, है ना, छोटा बच्चा बीमार है, गंदी बात। पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, और डेल्टा थीटा कितना है, क्या बेटा, अच्छा ये तो हमने निकाल ही लिया 983, अच्छा लेटेंट हीट कितना है एलवी, यूनिट बताओ दीदी। हाँ तो ठीक है, तो ऊपर भी अपन ने कैलोरी में रखा, नीचे भी अपन ने कैलोरी वाली यूनिट में रखा, तो उड़ गया। इसको सॉल्व करके निकालना है कितना पसीना बाहर आया भाई 30 इंटू 5 मतलब 150 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 580 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये आ रहा है 86.20 कैलोरी, राइट, कैलोरी थोड़ी ग्राम में आएगा, मास है ना पसीना,
तो 86 ग्राम पसीना आ गया। अब अगर इसका रेट निकालना है तो बस ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। डिवाइडेड बाई टाइम 1200 ग्राम पर सेकेंड। हाँ सर। हाँ हाँ तो उठा लो उठा लो। चलिए डन। तो बस ये इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। होमवर्क में जो बाकी बचे, कितने क्वेश्चन बच गए? चार। चार क्वेश्चन कर लेना, और जिन क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कर लेना। आप लोगों को इन क्वेश्चन को एक बार फिर करना पड़ेगा, तब सीख पाओगे। ठीक है।